Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the short lecture series on CS304 Object Oriented Programming using C++. आज हमारा ये लेक्चर नंबर 19 है. So the agenda of the lecture is overloading stream insertion operator, stream extraction operator and equality और comparison operator. तो ये हम तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज. स्ट्रीम इंसर्शन को कैसे ओवरलोड करना है अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास के लिए, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन को और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है. तो चलिए फिर क्विकली आज की वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर होता है, जिसको आमतौर पे हम सी आउट भी बोल लेते हैं. हमें पता है कि सी आउट या इंसर्शन ऑपरेटर हम किसी भी चीज को कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. मैं और आप ये रोज यूज करते हैं, यानी हम सी आउट लिखते हैं और उसके बाद डबल लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और फिर इन्वर्टेड कामा में अगर हमने कोई स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर एज इट इज डिस्प्ले करनी हो तो वो हम डिस्प्ले कर लेते हैं, या फिर किसी वेरिएबल का अगर नाम हम देते हैं बगैर इन्वर्टेड कॉमा के तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है. या छोटी सी एग्जांपल मैंने दोबारा दी है कि हम दो इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2, और नीचे हमने सिर्फ उनको क्या किया हुआ है, आउटपुट किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है कि सी आउट एंड i इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज डिस्प्ले हो गया और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 डिस्प्ले हो जाएगी. और उसके बाद फिर हमने बैकस्लैश n जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है वो डाला हुआ है, और j इज इक्वल टू, और यहाँ पे j की वैल्यू हमने डिस्प्ले की हुई है विच इज 2. तो क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 पहली लाइन पे प्रिंट होगा और न्यू लाइन के बाद j इज इक्वल टू 2 और उसके बाद फिर न्यू लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी. तो ये सिंपल हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि हम एवरीडे हर प्रोग्राम में यूज करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ. यहाँ पे इंटीजर टू के बिल्ट इन डेटा टाइप है तो हमने इजीली यूज कर लिया है, और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जितने बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, फॉर इंस्टेंस वी हैव इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, लॉन्ग एंड एटसेट्रा, हमारे जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है या इवन एक्सट्रैक्शन है वो बिल्ट इन के लिए ओवरलोडेड है ऑलरेडी. यानी हम स्ट्रीम इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल इन सब के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमने जस्ट अपने पुराने कॉन्सेप्ट को एक दफा रीइंफोर्स किया या रिफ्रेश किया है. इसी तरह हमें पता है कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, जिसे हम सी इन लिखते हैं, वो हम इनपुट या रीड करने के लिए लेते हैं कि जब हम यूजर की इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से तो हम सी इन का ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, जो कि हमारी क्या होती हैं, राइट एंगल ब्रैकेट्स. ये हमारे लिए क्या काम करती हैं, कंसोल से जब हम कुछ रीड करते हैं, जैसे हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, प्लीज एंटर योर एज, एंटर योर सैलरी, और किसी वेरिएबल को हम यूज करते हैं, फिर सी इन करके हम एक नंबर जो है वो या वेरिएबल रीड कर लेते हैं. इसी एग्जांपल को मैं दोबारा अगर रीजनरेट करूं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए तो मैं कर सकता हूं कि अगेन वी हैव सिंपल स्टेटमेंट इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2. तो ये हमने वही उसी तरह इनिशियलाइज करवा दिया है. आप चाहें तो इसको जीरो से भी कर सकते हैं, बट एनीवेज जो हमने चीज देखनी है वो ये है कि प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर i एंड j, ये हमने डिस्प्ले करवाया, और दिस इज द स्टेटमेंट जो कि हम यूज करते हैं किसी इन और डबल एंगल ब्रैकेट जो कि हम राइट एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, एंड देन फिर i में हमने कुछ रीड किया और फिर हमने डबल राइट एंगल ब्रैकेट यूज किया और फिर हमने j में कुछ रीड कर लिया है. तो जो अब यूजर ने वैल्यू दी है वो i के अंदर इनिशियलाइज हो गई है और सिमिलरली फॉर दी j. तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू रीड कर ली है, और यही हम कह रहे हैं कि फॉर डिफॉल्ट वेरिएबल्स ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो आई स्ट्रीम में ऑलरेडी ओवरलोडेड है. यानी हम सी इन के साथ कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हैं, हम उसी सी इन के साथ इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग या डबल कोई भी डेटा टाइप इनपुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट पुराना था जो हमने एक दफा फिर क्या किया है, रीइंफोर्स किया है. अब हमने कोई क्लास बनाई, मैंने आपने एज ए यूजर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस ऑपरेटर को, चाहे वो इंसर्शन है चाहे एक्सट्रैक्शन है, हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है फॉर द यूजर डिफाइंड विच इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग ऑफ द ऑपरेटर फॉर द यूजर डिफाइंड टाइप या फॉर आवर क्लास जिसको हम कहते हैं. तो हमें यूजर की डिफाइंड टाइप के लिए, अपनी क्लास के लिए इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ता है. तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा हमें कि हमारी क्लास के लिए या हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए इंसर्शन यूज करेंगे तो आउटपुट उसको कैसे करना है, अपने एक्सट्रैक्शन अगर यूज करेंगे CIN तो उसके लिए फिर आपने उनको कैसे यूज करना है, क्योंकि हमारे डेटा टाइप के लिए सी इन और सी आउट बाय डिफॉल्ट काम
नहीं करेगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ हमने अपनी क्लास ली है, वही क्लास जो हमारे हैंडआउट्स में भी गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है। इसमें 2 डेटा आइटम्स हैं, एक इमेजिनरी है और एक रियल है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि जब हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको काउट जब हम कॉल करेंगे तो वो आपने कैसे काउट उसको प्रिंट करना है कंसोल पे। लाइकवाइज अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजर से रीड करना है इनपुट के लिए, तो जब हम सी इन के साथ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को हम आपको पास करेंगे और आपको फिर हम बता रहे होंगे कि आपने कैसे उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को रीड करना है यूजर से, दोनों की इनपुट लेनी है। फॉर दैट पर्पस अभी हम अपनी यूजर डिफाइंड टाइप के लिए इन ऑपरेटर्स को एक्सट्रैक्शन और इंस्ट्रक्शन दोनों को ओवरलोड करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, एक तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तरीका है और दूसरा ये है कि हमें केस्केडिंग मिल जाती है। केस्केडिंग आपको पता है कि अगर हमें 2 या 3 या 4 चीजें जो है वो डिस्प्ले करनी होती हैं, यानी मुझे यहाँ पे सी आउट ए, सी आउट बी एंड सी आउट सी, ये तीनों अगर डिस्प्ले करनी हो तो जो मैं एक ही सी आउट के साथ लिख सकता हूँ इस तरतीब से, इसको हम क्या कहते हैं, केस्केडिंग। यानी मैं कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बना लूं, अगर C1 C2 एंड C3, तो मैं एक सी आउट के साथ, एक सी आउट स्टेटमेंट के साथ तीनों को ऐसे प्रिंट कर सकूंगा, सी आउट यानी C1, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स पे C2 एंड देन फिर एंगल ब्रैकेट्स C3, दरम्यान में टैब \n कॉमा स्पेस, ये चीजें इन्वर्टेड कॉमा में मैं यूज कर सकता हूं, जैसे हम ऑर्डिनरी सी आउट के स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, देखिए हमने अभी कहा है कि नॉन मेंबर के तौर पे हमें इंप्लीमेंट करना है। तो नॉन मेंबर के तौर पे हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम हमने किया, फ्रेंड कीवर्ड हमने डाला। उसके बाद चूंकि मेरे पास ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइन है, तो हम बता रहे हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा इस ओवरलोड ऑपरेटर के फंक्शन के अंदर, वो क्या होगा, एक ओ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ओ स्ट्रीम %, यानी ओ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस हम रिटर्न करेंगे इस ऑपरेटर ओवरलोड के फंक्शन के अंदर। उसके बाद आपको पता है हम ऑपरेटर का कीवर्ड लिखते हैं, और इंसर्शन है तो फिर इसलिए हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स लिख रहे हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कि ओएस है, और हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कि क्या है, C1 है, और इनफैक्ट उसका हम कांस्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं। अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे C1 यानी कॉम्प्लेक्स क्लास का C1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम OS ये जो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझ लीजिए कि ये सी आउट लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, डबल एंगल ब्रैकेट्स लेफ्ट वो डालनी होती हैं, और ये जो चीज है यानी इन्वर्टेड कामा में हम दे रहे हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन लेफ्ट एंगल ब्रैकेट दे रहे हैं रियल के कॉम्प्लेक्स क्लास का हर ऑब्जेक्ट है उसके पास 2 ही पार्ट्स होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो हम यहाँ पहले क्या कर रहे हैं, रियल को प्रिंट कर रहे हैं, और फिर हम एक कॉमा डिस्प्ले करवा रहे हैं, और फिर दोबारा C1 का जो ऑब्जेक्ट यहाँ हमने पास किया हुआ है उसका इमेजिनरी पार्ट भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, और एंड पे हम राइट पैरेंथेसिस को फिर इन्वर्टेड कामा में या डबल कोट्स में पास कर रहे हैं ताकि ये राइट साइड पे एंड पे दोबारा प्रिंट हो जाए कि फॉर इंस्टेंस अगर रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी 5 है, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा पैरेंथेसिस 4, 5 और पैरेंथेसिस क्लोज, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। और एंड पे ओ स्ट्रीम जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ OS, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ हम यही कह रहे हैं कि हम ओ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रीम इंसर्शन को एज ए नॉन मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के लिए ओवरलोड कर लिया। अब हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही तरीकेकार होगा कि हमने फ्रेंड का कीवर्ड लिखा, और उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, आई स्ट्रीम है या CIN के लिए हमने ओवरलोड करना है, तो इसलिए हमने अब क्या लिखा, आई स्ट्रीम और %, यानी अब हम एक आई स्ट्रीम का या इनपुट स्ट्रीम के क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इनफैक्ट उसका रेफरेंस रिटर्न करेंगे। ऑपरेटर हमने लिखा कीवर्ड, और अब के बाद CN के लिए ऑपरेटर कौन सा होता है, राइट एंगल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे भी हम आई स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं IN, और हम अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका रेफरेंस ले रहे हैं C1, यानी C1 को हम यहाँ एज ए सेकंड पैरामीटर पास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने IN लिया है यानी इस दिस इज सिमिलर टू CIN। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट एंगल ब्रैकेट्स, जो हमने क्लास का यहाँ से ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है C1 का रियल पार्ट वो हम इनपुट कर रहे हैं
ये इन ऐसे ही है जैसे मैंने कहा कि CIN लिखा हुआ है, और उसके बाद साथ फिर डबल वाइट एंगल ब्रैकेट्स, और फिर इसी का हम क्या रीड कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट रीड कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मैंने यहाँ कॉमर्स में भी लिख दिया है कि हम इससे क्या कर रहे हैं, इस लाइन से इस C1 का रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इनपुट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, IN का, तो इसलिए हम IN को रिटर्न भी यहाँ पे करवा रहे हैं, रिटर्न IN। तो इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन में अपने जो भी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया होगा, हम यूजर से जब कहेंगे तो यूजर से हम उस कॉम्प्लेक्स क्लास के दोनों पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी, वो रीड कर सकेंगे। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल हमें जरूरत पड़ती है कि हमारी कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को हमने देखना है कि वो क्या बराबर हैं या नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर हम मेंबर फंक्शन के तौर पे कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहेंगे तो याद रखिएगा हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिट पास हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट इस कंपैरिजन ऑपरेटर को कॉल करेगा वो इम्प्लिसिट पास हो जाएगा। तो मेंबर के तौर पर जब हमने फंक्शन ओवरलोड करना है तो सबसे पहले क्या आएगी, रिटर्न टाइप। इसका मतलब यह है कि हम दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर वो बराबर हैं तो ट्रू रिटर्न करेंगे, और बराबर नहीं होंगे तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसलिए हमने बूल जो है या बुलियन रिटर्न टाइप लिए यहाँ से। उसके बाद ये हमारी क्लास का नाम है, कॉम्प्लेक्स हमारी क्लास है, और ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। और उसके बाद ये ऑपरेटर का कीवर्ड आ गया, और ये इज इक्वल टू क्या है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। एक दफा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और दो बार लिखते हैं तो ये क्या होता है, इक्वालिटी या कंपैरिजन। उसके बाद हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट रेफरेंस पास किया है कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट यानी C1, यानी जो ऑपरेटर इस इज इक्वल टू कॉल करेगा वो तो लेफ्ट साइड पे होगा, तो वो तो इम्प्लिसिट पास होगा। राइट साइड पे हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और वो हमारा यहाँ पे क्या है, आप RHS ले सकते हैं, यहाँ मैंने C1 ले लिया है, बात एक ही है। हम कह रहे हैं फंक्शन को कि चेक करो कि जो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट इस कंपैरिजन ऑपरेटर को कॉल कर रहा है उसका अपना रियल, और जो ये एज ए पैरामीटर भेजा हुआ है इसका रियल, क्या ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह और ये भी चेक करो एंड के बाद कि कॉम्प्लेक्स क्लास के जिस ऑब्जेक्ट ने ये कंपैरिजन ऑपरेटर कॉल किया हुआ है लेफ्ट साइड पे है, उसका इमेजिनरी जो हमने पास किया है C1, उसका इमेजिनरी, क्या ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं यानी इसका मतलब ये होगा कि पहले ट्रू रिटर्न होता है, उसके बाद एंड के बाद फिर ट्रू रिटर्न होता है, तो दोनों केसेस में ट्रू रिटर्न होगा। इन दिस केस हम कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट, राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट दोनों बराबर हो, लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स क्लास का उसका इमेजिनरी, और जो पास किया एज ए पैरामीटर यानी राइट साइड का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स क्लास का उसका इमेजिनरी, ये भी दोनों आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न किया जाएगा। अदरवाइज क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो ये हो गया कि आपने कंपैरिजन ऑपरेटर अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ओवरलोड कर लिया एज ए मेंबर फंक्शन। अब सोचिए जरा, नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे जब हम ओवरलोड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, यानी इज इक्वल टू के जो लेफ्ट आना है वो भी पास करेंगे हम फंक्शन को, और राइट वाला भी पास करेंगे, क्योंकि अब हम कर रहे हैं एज ए नॉन मेंबर फंक्शन। तो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल एज इट इज उसी तरह ही है। एक चीज और आपने देखनी है यहाँ पे, चूंकि अब मेंबर नहीं है बल्कि नॉन मेंबर है, तो नॉन मेंबर जब फंक्शन ओवरलोड हम करते हैं तो फ्रंट का कीवर्ड आएगा, बाकी उसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, ऑपरेटर जो है वो हम कीवर्ड जरूर लिखते हैं, और जो ऑपरेटर है उसका सिंबल लिखते हैं। और यहाँ पे हम एक LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑब्जेक्ट है उसका भी कांस्टेंट रेफरेंस पास करेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका भी कांस्टेंट रेफरेंस जो है ये पास करेंगे। अब हम बोथ ऑब्जेक्ट्स वो हम पास कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मेंबर फंक्शन नहीं बल्कि नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे कंपैरिजन ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हैं। बिल्कुल तरीकाकार वही होगा। हम देखेंगे कि जी जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट हमने पास किया है इसका रियल, और जो राइट साइड का हमने पास किया है इसका रियल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और क्या इसी तरह इन दोनों के इमेजिनरी भी बराबर हैं। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि फिर रिटर्न होगा क्या, ट्रू। और ये ट्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके रिटर्न हो रहा है बूलियन, हमने लिया हुआ है रिटर्न टाइप। तो यूं हमने देखा कि किस तरह कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए अगर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़े तो एज ए नॉन मेंबर फंक्शन हम
कैसे कर सकते हैं। तो यूँ हम इंसर्शन हो, एक्सट्रैक्शन हो या कंपैरिजन ऑपरेटर हो, नॉन मेंबर या मेंबर के तौर पे, वो हमने देख लिया है कि किस तरह ओवरलोड करना है अपनी यूज़र डिफाइंड टाइप के लिए या कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन कुछ थोड़ा सा समराइजेशन से कुछ आपको समझ भी आई होगी। हमने कोशिश की है मेनली कि जो कंटेंट का कोर है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर रहें, बाकी ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने इन्वॉल्व नहीं की। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो हमारी अप्रोच है कि सिर्फ डेवलपमेंट और कोडिंग और अप्रोच और इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ इसको डिस्कस करें कोर की हद तक, ठीक है। और कुछ हमने जो कलर कोडिंग वगैरह चेंज किया आपको ये आसानी और सहूलत के लिए, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। और वीडियो के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर कोई आप कमेंट करना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, तो हम कहीं चाहेंगे कि आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जब आरा आएंगी, हम उनको देखते हुए, सामने रखते हुए इस कंटेंट की क्वालिटी को और बेहतर करते चले जाएंगे, जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आपके एकेडमिक जर्नी में और आपके एग्ज़ाम की प्रेप में इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा देगी और फ़ायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। मीनवाइल कि हम अगले लेक्चर में कनेक्ट करते हैं, तो आप इन कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छी तरह ग्रैस्प कीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ कुछ चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही है तो दोबारा वीडियो को देखिए, 1-2 बार इसको अटेम्प्ट भी कीजिए, कोड कीजिए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।